जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं उपसौर और अपसौर। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, भौतिक भूगोल क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी में दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको उपसौर और अपसौर। चलिए देखते हैं उपसौर और अपसौर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उप मतलब छोटा, मतलब कम, अप मतलब बड़ा, मतलब ज़्यादा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी की परिक्रमण गति जब होती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, हमने परिक्रमण सब ये सब पढ़ा दिया है। तो जो पृथ्वी मान लीजिए सन है, या सन है, सन के चारों ओर जो है पृथ्वी घूम रही है। ठीक, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, या सन है। ठीक, तो अगर देखा जाए जो सूर्य है, ठीक, या जो सूर्य है, 4 जुलाई को जो पृथ्वी अपनी कक्षा में जो सूर्य से जो है अधिकतम दूरी पर होता है। कहने का मतलब है 4 जुलाई को जो पृथ्वी है सूर्य से अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, 4 जुलाई। ठीक, तो यह जो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। अगर यह सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपसौर, इसी को बोलेंगे अपसौर। बोले हैं ना, अप मतलब ज्यादा, तो अपसौर। और उप उप मतलब छोटा, तो यह जो है सूर्य से जब कम दूरी पर हो तो इसे जो क्या बोलेंगे, उपसौर। तो एक तरफ हो गया अपसौर, एक तरफ हो गया उपसौर। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह कब होता है, ये तो 4 जुलाई को होता है। और यह जो है उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी जो परिक्रमण पथ पर जो है पृथ्वी जो अपने परिक्रमण पथ पर जो है सूर्य से जो सबसे निकटतम दूरी पर होता है। कहने का मतलब जो है 14.73 करोड़ किलोमीटर, 14.73 करोड़ किलोमीटर इतने दूरी पर होता है। कब, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को जो है इतने नजदीक होता है। और दोस्तों 4 जुलाई को जो है 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होता है। ठीक, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है 4 जुलाई को। तब इसे क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। ठीक ना, यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। जो इसका कारण क्या है, पृथ्वी की कक्षा जो वृत्ताकार ना होकर क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है। एकदम देखिए वृत्ताकार थोड़ी है, एकदम वृत्ताकार नहीं, देखिए दीर्घ वृत्ताकार है। या ये यूं इस तरह से है, दीर्घ वृत्ताकार है। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं अक्षांश और देशांतर। उपसौर और अपसौर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड। ठीक, इसके पिछले वीडियो में इसके पीछे हमने क्या बताया, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब उपसौर और पेरीहीलियन का मतलब अपसौर। एपीहीलियन का मतलब अपसौर और पेरीहीलियन का मतलब उपसौर। तो चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक, अक्षांश और देशांतर। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर क्या है, इसको चलिए देखते हैं अच्छे से। जैसे पृथ्वी, मतलब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर स्थान विशेष की स्थिति का जैसे वर्णन करना जो इतना आसान नहीं है पृथ्वी के समान। तो किसी विशेष स्थिति का वर्णन करना जो अत्यंत कठिन कार्य है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, इतनी बड़ी विश्व, इतना बड़ा विश्व पृथ्वी है, एक जगह में किसी स्थिति का वर्णन करना है तो कैसे कर पाएंगे, इतना आसान है। पृथ्वी के मतलब किसी एक स्थान विशेष, मान लीजिए कोई स्थान है, कोई विशेष जानकारी लेना है किसी स्थान विशेष पर, मतलब इतने बड़े पृथ्वी पर गोले में किसी स्थान विशेष की स्थिति का वर्णन करना जो अत्यंत कठिन कार्य है। क्या कार्य है, कठिन कार्य है।
बहुत ही टिपिकल कार्य है। और इसी कार्य को जो आसान बनाने के लिए, ठीक, इस कार्य को एकदम आसान करने के लिए हम जो है अक्षांश और देशांतर का सहारा लेते हैं। ठीक, और जिसकी पूर्ति का मतलब अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर देखा जाए अक्षांश, चलिए पहले हम अक्षांश देखते हैं, अक्षांश के बारे में पहले बताते हैं। ठीक, अगर देखा जाए ग्लोब पर स्थित जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए यह ग्लोब है, ठीक, क्या है, या ग्लोब है। अब अक्षांश जो है इसको दो बराबर भागों में काटती है। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, अब इस पर जो है क्या अक्षांश है। तो अक्षांश को जो है, अक्षांश जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित किया कि नहीं। और जब दो बराबर भागों में बांटती है तो इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक, विषुवत वृत्त, इसी को क्या बोलेंगे, विषुवत वृत्त। मतलब जब काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में काट देती है। ठीक, और दोस्तों जो विषुवत वृत्त है, जीरो अक्षांश या दोनों मतलब दोनों ध्रुव 90 अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक, जीरो अंश देख रहे हैं ना, ये जीरो अंश है, ये जो है जीरो अंश है। और दोस्तों प्रत्येक एक अंश का जो है, प्रत्येक एक अंश की जो अक्षांशीय दूरी होती है ना, प्रत्येक एक अंश की जो है अक्षांशीय दूरी, अक्षांशीय दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर। ठीक, प्रत्येक एक अंश की केवल अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर होता है। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अगर देखा जाए तो 181 अक्षांश रेखाएं। सवाल पूछा हुआ है कि मतलब ग्लोब पर या जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई, तो आपका जवाब होगा 181। ठीक, और एक अंश के अक्षांशीय दूरी कितनी है एक अंश के बीच की, तो आपका जवाब होगा 111 किलोमीटर। 1 सीधा सीधा जवाब 1। ठीक, अब अगर देखा जाए जो पृथ्वी है दोस्तों, ये तो विषुवत वृत्त हो गया, आधे आधे भाग पर जो विभाजित कर रही है। तो अगर देखा जाए विषुवत वृत्त के उत्तर में जो सभी समांतर रेखाएं हैं जो, ठीक, जो सभी समांतर रेखाएं हैं इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, और इधर जो है विषुवत वृत्त के नीचे के भाग को जो है दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ठीक, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ये हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश हो गया, अब दोस्तों जो है ग्लोब के आधे भाग को क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। तो ग्लोब का आधा भाग, ग्लोब का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाएगा। ठीक, ग्लोब का आधा भाग गोलार्ध कहलाएगा। और ग्लोब के ऊपरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब आधे भाग को गोलार्ध मतलब हेमीस्फीयर। ठीक, अब मान लीजिए ग्लोब का जो उत्तरी आधा भाग है, ठीक, उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब अगर इसी तरह से जो अगर देखा जाए, अगर इसे जो है पश्चिम मतलब पश्चिम भाग में देखा जाए तो इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इसको 4 भागों में बांट दीजिए, तो इधर जो पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इधर जो है पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो अगर सवाल ये पूछ ले ग्लोब के आधे भाग को क्या बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं। ठीक, और ग्लोब के जो ऊपरी आधे भाग है तो उसे उत्तरी गोलार्ध, और ग्लोब का जो दक्षिणी आधा भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक,
और पूर्वी आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ तक तो दोस्तों जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं देशांतर। ये तो अक्षांश था। ठीक, अब चलिए जो देखते हैं देशांतर कि जो है देशांतर क्या है। देशांतर, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर देखा जाए तो ग्लोब की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है यह देशांतर। ठीक, या अगर देखा जाए तो यही है दोस्तों। यह क्या है, देशांतर रेखा है। यह जो है देशांतर रेखा है। ठीक, यह जो ब्रिटिश राज की वेधशाला ग्रीनविच से मतलब गुजरने वाले जो अर्धवृत्त को प्रधान यामोत्तर माना गया है, जो ध्रुवों को जो है जोड़ता है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक, उस स्थान की जो है प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी अगर देखा जाए तो वही जो है देशांतर रेखा कहलाती है। मान लीजिए कोई स्थान है, अगर मान लीजिए यही स्थान है। ठीक, मान लीजिए एक स्थान यहाँ पे है, तो इस स्थान को अगर देखा जाए ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी, प्रधान यामोत्तर कौन सा है, यही, इससे जो कोणीय दूरी, प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी क्या हो जाएगा, प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी ही देशांतर कहलाएगी। ठीक, अब देखा जाए ग्रीनविच से 0 अंश देशांतर माना जाता है, और यहाँ से 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम तक जो गणना हम लोग करते हैं। ठीक, मान लीजिए जो है ये 90 अंश ऊपर है और 0 डिग्री नीचे है, तो इसे इस रेखा को क्या बोलेंगे। अगर देखा जाए तो इस रेखा को मान लीजिए जो 0 डिग्री है, तो इधर जो है 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या बोलेंगे, प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर बोलेंगे। ठीक, ग्रीनविच, इसको एक नाम से और जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक, या जो है इसका एक नाम और है प्रधान मध्य रेखा, एक नाम है प्रधान मध्य रेखा। इसका देखिए कितना नाम है, जो 0 डिग्री से जो है 90 डिग्री के बीच में प्रधान यामोत्तर रेखा इसका नाम है, एक नाम ग्रीनविच रेखा है, एक नाम जो प्रधान मध्य रेखा है। ठीक, दुनिया का मानक समय जो इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक, दुनिया का मानक समय, दुनिया के मानक समय का निर्धारण हम लोग जो है इसी रेखा से करते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट। अब यह 1 डिग्री में 4 मिनट जो है कैसे होगा, अब चलिए जो है यहाँ बताते हैं। पृथ्वी जो है 360 घूमती है, घूमती है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, घूमती है। 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, कितनी देर में, 24 घंटे में। ठीक, तो 1 घंटे में जो कितनी देर, कितना घूमेगी, 1 घंटे में निकाल लीजिए। 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24। ठीक, तो 1 घंटे में अगर देखा जाए तो 15 डिग्री घूमती है। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट। ठीक, 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 60/15।
4 मिनट में आ गया ना। तो 1 डिग्री जो घूमेगी 4 मिनट। ठीक। तो 1 डिग्री दोस्तों जो है 4 मिनट में घूमेगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है अच्छे समझ में आया होगा। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए दोस्तों जो है इसके आगे जो है बताते हैं। एक चीज दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बता भी दिए हैं, प्रधान यामोत्तर या ग्रीन बीच से जो कोणीय दूरी होती है वही भी देशांतर कहलाती है, किसी स्थान का देशांतर। ठीक। इसके बाद दोस्तों जो है अक्षांश व देशांतर समझ में आ गया होगा। अक्षांश देशांतर जो पृथ्वी के समान जो किसी गोले या स्थान विशेष की स्थिति का वर्णन जो है अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है, इसीलिए जो है इसको जो है देखते हैं। ठीक। अब दोस्तों यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती कि नहीं, लेकिन अतः जैसे मान लीजिए पूर्व से जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है, तो ग्रीन बीच से पूर्व जो समय होगा, ठीक ध्यान दीजिएगा यहीं पे, तो उसका समय जो है ग्रीन बीच समय से आगे होगा जब पूर्व में है। ठीक। तथा वे स्थान जो पश्चिम में है उनका समय जो पीछे रहेगा। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा। लेकिन चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।